गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 25 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा 24 मई। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस प्रतिष्ठित और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मरखोर क्या है? तो मरखोर जो है इसे पेंच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये जो मरखोर है ना, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। एक राजसी जंगली बकरी है ये, और ये अपने सर्पिले आकार के सींगों के लिए जानी जाती है। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े सींग है ये। इनकी लंबाई 1.6 मीटर यानी कि 5.2 फुट तक बढ़ सकती है, इन सींगों की लंबाई। और आपको बता दूं, इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड डेटा लिस्ट में खतरे के करीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, अब इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। और याद रखना, ये किस देश से है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, त्रिनिदाद और टोबैगो। अच्छा, अब आप लोग बताएं कमेंट करके कि अभी इन्होंने एक और नया दिवस घोषित किया था, मई का ही वो एक नया डे है। वो कौन सा डे है आप लोग बताएंगे कमेंट करके। बाकी आप जानते हो, इसे यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। अवश्य डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये नया दिवस घोषित किया गया, पहली बार मनाने जा रहे हैं। अब इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमने बिल्कुल नए नए मनाने शुरू किए हैं, एक आध साल इनको मनाते हुए हो गए हैं, वो सारे आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया था। और अभी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हमने मनाना शुरू किया 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मना रहे हैं। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। तो पिछले 1-2 साल में भी जितने भी नए दिवस हमने मनाने शुरू किए हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। और एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, उसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट करके। और इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई नया दिवस हमने मनाना शुरू किया और वो यहाँ पे हमने कवर नहीं किया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे डेज आ गए। अगर फिर भी कोई छूटा हुआ हो तो हम उसे भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ICC ने किसे T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहिद अफरीदी। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहां पर होगा? इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दूंगा, पहले आप कोशिश करो इसका उत्तर देने की। तो इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की। याद रखना 2024 में ये इसका नवा एडिशन है। और कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, 1 से लेकर 29 जून 2024 तक। और याद रखना, कनाडा, युगांडा और अमेरिका की टीमें पहली बार इसमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार ही 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। इसका जो पहला एडिशन है वो 2007 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को रहा था। और जो लास्ट एडिशन है वो 2022 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीता था, तब भी पाकिस्तान ही हारा था। और अभी हम देख रहे हैं कि ICC ने पाकिस्तान के जो क्रिकेटर रहे शाहिद अफरीदी, उनको इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इससे पहले 3 और खिलाड़ी इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। कौन कौन? युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। तो अब चारों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी कुछ और भी पॉइंट्स हमने इससे संबंधित देखे हैं करंट अफेयर्स में, वो मैं सारे लिख के लाया हूं आपके लिए। जैसे कि ऑफिशियल एंथम चुना गया है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और अभी 6 रेफरी चुने गए थे, उसमें से एक भारतीय हैं, उनका नाम याद रखो, जवागल श्रीनाथ। 20 अंपायर चुने गए, जिसमें से 2 भारतीय हैं, नितिन मेनन और जयारमन मदन गोपाल। उसके अलावा अभी अमूल ने स्पॉन्सर किया है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अमेरिका की टीम को। उसी तरह से कर्नाटक का एक मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, उसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है।
तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 से ये सारे अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े होंगे ना, वो सारे मैंने इस शीट में लिख दिए हैं आपके लिए। बाकी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा अभी कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होंगे, तो याद रखना बांग्लादेश में होंगे। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्या है प्रश्न? एक तो आप बताएंगे कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि 2027 में है वो कहां पर होंगे, और ये बताओ कि अभी AFC वुमेन्स एशियन कप जो 2029 में होगा वो कहां पे होगा, और 2026 वाला कहां पे होगा। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट अभी हमने पढ़ा है, तो आप आराम से इसका उत्तर कर सकते हैं। तो करो फिर देर किस बात की। बाकी आईसीसी को हम रिवाइज करते हैं। देखो, आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर है दुबई में। सीईओ कौन है? जॉफ एलार्डिस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, वो न्यूजीलैंड से हैं। तो ये ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और ये पैनल वाली पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी फ्री में। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहीं से जाकर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, जिसका ग्रीन कलर का लोगो है। बाकी वीडियो अगर पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रहे कृषि और भूमि क्या है, तो आंसर होगा AI न्यूज एंकर है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा संचालित दूरदर्शन ने घोषणा की है कि अभी उनका एक चैनल है DD किसान नाम से। तो अभी 26 मई 2024 को वे 2 AI न्यूज एंकर लॉन्च कर रहे हैं, जिनके नाम है कृषि और भूमि। और ये जो इनका DD किसान चैनल है दूरदर्शन का, ये कब आया था मार्केट में, कब लॉन्च किया गया था, तो 26 मई 2015 को। और इसीलिए आप देखोगे 26 मई 2024 को DD कृषि चैनल का स्थापना वर्ष भी है, नवा स्थापना वर्ष ये मना रहे हैं, और उसी मौके पर इन्होंने ये 2 AI न्यूज एंकर लॉन्च किए। इनका नाम है कृषि और भूमि। अब कृषि से संबंधित चैनल है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे न्यूज भी कृषि से संबंधित ही आएंगी। और इस तरह से आप कह सकते हो कि अब ये पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है AI न्यूज एंकर को लॉन्च करने वाला। और ये जो AI एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर, ये 50 भाषाओं में बोल सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि दुनिया में पहला न्यूज एंकर, AI न्यूज एंकर, ये कब और कहां पे लॉन्च हुआ था, तो ये चाइना में लॉन्च हुआ था 2018 में। किस न्यूज चैनल ने उसको लॉन्च किया था, तो सिन्हुआ एक न्यूज चैनल है वहां पे, और उस AI न्यूज एंकर का नाम था क्यू हाओ। ये तो दुनिया की बात कर ली। भारत में बात करें तो भारत में पहला AI न्यूज एंकर ये इंडिया टुडे ग्रुप ने लॉन्च किया था 2023 में। जो आज तक न्यूज चैनल आपने सुना होगा ना, वहां पे आता है ये न्यूज पढ़ने के लिए, AI न्यूज एंकर है। और इसका नाम मैंने आपको बताया है, सना इसका नाम है। अभी इसने कुछ दिन पहले एक अवार्ड भी जीता था, हमने कई बार पढ़ा है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, जब भी AI का प्रश्न आता है तो AI से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं। लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी कल या परसों ही मैंने आपको रिवाइज करवाया था। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा। प्रश्न है कि अभी भारत ने अपना पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? उम्मीद करूंगा आप सबको इसका उत्तर पता होगा। चलो फिर देखते किस किस को पता है आंसर। अभी अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो ये कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 किसने जारी किया? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। और इस लिस्ट में 163 देशों के 1000 शहरों को शामिल किया गया है। और उन शहरों को वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्यावरण, शासन, इन सब के आधार पर रैंकिंग दी गई है। और इस तरह से टॉप जो सिटीज बताई गई, उसमें अमेरिका का न्यूयॉर्क टॉप पर है, यूके का लंदन दूसरे स्थान पर है, और तीसरे पे अमेरिका का सैन होजे नाम का शहर है, वो तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर भारतीय शहरों में बात करोगे तो फिर टॉप पर दिल्ली है, और दिल्ली इस पूरी लिस्ट में 350वें स्थान पर है। ये आप ध्यान रख लो। पूरी लिस्ट में टॉप पर न्यूयॉर्क है, भारत में टॉप पर दिल्ली है। दिल्ली की अगर लिस्ट में बात करोगे तो वो 350वें स्थान पर है। हमने कहा इस लिस्ट में टोटल 1000 शहरों को शामिल किया गया, तो बिल्कुल लास्ट में 1000वें स्थान पर कौन है, तो वो एक भारतीय शहर ही है, उसका नाम है सुल्तानपुर। अब रैंकिंग एंड इंडेक्सेस वाला प्रश्न है, तो चलो 2024 में जितने भी हमने इंडेक्सेस सूचकांक पढ़े, वो सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और ये शीट मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ, तो जिन जिनको याद हो चुकी है वो मेरे साथ साथ बोलेंगे, उनका रिवीजन होगा। और जिनको याद नहीं है वो साथ साथ बोलने की कोशिश करें,
ताकि आपको भी ये चीजें याद हों। चीजों को याद करने का यही एक अच्छा तरीका होता है, उसको बार बार रिपीटेशन में लेकर के आओ। चलो फिर देखते हैं। तो इस साल का जो पहला इंडेक्स था वो था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। उसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। उसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, इसमें भी 4-5 पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। जैसे कि सबसे स्वच्छ शहर ये 2 थे, इंदौर और सूरत, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का शाश्वत है। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर ये वाराणसी और प्रयागराज है। सफाई मित्र शहर इसमें चंडीगढ़ है टॉप पे। और अभी पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 आई थी। इसमें 3 बातें ध्यान रखो। भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है, तो 718 है। सबसे ज्यादा मिलेंगे लद्दाख में 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9 है। और टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 आई थी, इसमें बताया गया था सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो टॉप पे लंदन है, भारत से टॉप पर बंगलुरु है जो इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 हमने देखा, इसमें भारत 41 नंबर पर है, टॉप पे नॉर्वे है। और इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, इंग्लिश में बोलोगे तो डेमोक्रेसी इंडेक्स बोलेंगे। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, इसमें भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 आया, उसमें भारत 134 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इन दोनों इंडेक्स को जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, इसमें भारत 126 नंबर पर है, टॉप पे फिनलैंड है, इसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर भारत है। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आई, भारत 51वें नंबर पर है, टॉप पे सिंगापुर है, इसको भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया इसको। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, टॉप पे साउथ कोरिया का है। साइबर क्राइम इंडेक्स आया था, भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 आया, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। 2024 यानी कि जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक थे, इंडेक्सेस थे, रैंकिंग थी, वो हमने सारी यहाँ पे रिवाइज कर ली है। और इसी तरह से बार बार रिविजन करते रहते हैं। रिवीजन की चिंता आप मत करो, जितना मुझसे होगा बेस्ट मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, मुझे पता है। 25 मिनट की क्लास में मैं आपको जितना बेहतर हो सकता है या जितना कोई नहीं दे सकता उतना देने की कोशिश करता हूँ। दूसरे इतना ही कंटेंट देने में 40-40 मिनट 1-1 घंटा लगा देते हैं। मेरी कोशिश रहती है 25 मिनट के आसपास आपको सब प्रोवाइड करा दूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती है, या कहूं कि बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो उसके लिए भी मैंने आपकी रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट कर रखी है। 10 से 12 मिनट की क्लास लेता हूँ, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहां पे हम 1 लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, डिटेल में नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना। तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करें जो नहीं करते हैं। इस तरह का ब्लैक कलर का थंबनेल होता है। बाकी चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा आरती को। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक हैं आरती, और इनको यूके के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समारोह बकिंगम पैलेस लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो ये जो पुरस्कार है ये उन युवा महिलाओं के काम को मान्यता देता है, उन्हें सम्मान करता है जो तमाम बाधाओं के बावजूद अपने प्रयासों में सफल होती हैं और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में स्थायी बदलाव लाती हैं। तो आरती को उत्तर प्रदेश सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने काम के माध्यम से अपने इलाके की अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए ये सम्मान मिला है। उन्हें जो ये ई रिक्शा है, ये उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ति के तहत जो पिंक ई रिक्शा योजना चलाई गई थी, उसमें उन्हें ये ई रिक्शा मिला था। जो ये मिशन शक्ति योजना अगर पूछ लेना कभी उत्तर प्रदेश ने कब शुरू किया था, तो 2020 में। तो यहाँ पे आरती का नाम इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। बाकी निधु सक्सेना का नाम भी अभी न्यूज में था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अभी MD-CO बनी थी ये। और सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी, तो ये नाम भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में प्रति स्मिता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूछ रहे हैं इस चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा पेरू में।
देखो, वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 की बात हुई है, जिसका आयोजन हुआ पेरू में। और यहाँ पे 15 साल की वेट लिफ्टर है प्रतिस्मिता भोई। इन्होंने 40 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इन्होंने टोटल 133 किलोग्राम का भार उठाया है। और ये भारत में किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो उड़ीसा से। अच्छा, इसके अलावा इस चैंपियनशिप में ज्योत्सना सबर और पायल ने सिल्वर जीता है और बाबूलाल इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। लेकिन हमारे लिए गोल्ड जो लेकर के आई है उनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेंगे तो इन्हीं का नाम पूछेंगे। इनका नाम याद रखना क्या है? प्रतिस्मिता। इन्होंने गोल्ड जीता है, रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा भार उठा करके इस कैटेगरी में। 40 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी थी इनकी। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और कौन सा चैंपियनशिप है? वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। पूछ सकते हैं आयोजन कहां पे हुआ? पेरू में हुआ। पेरू की कैपिटल लीमा। करेंसी इसकी होती है सोल। आपको याद होगा अभी इसी तरह से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जो हुआ था कोबे जापान में, इसका 11वां संस्करण था। हमने पढ़ा था दीप्ति जीवनजी के बारे में। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो वो नाम भी याद में रखना और ये वाला भी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में SRSG पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कमल किशोर को। अब ये SRSG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। तो अभी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। वे इस तरह से यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस उनके विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। उन्होंने किनका स्थान लिया? जापान के मामी मिजुटोरी की जगह ली उन्होंने। कमल किशोर की बात करें, ये अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सचिव हैं यहाँ पे। बाकी दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने। नईमा खातून अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी थी, वाइस चांसलर। और नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। और यूनाइटेड नेशन की बात करें इसके स्टैटिक की, तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय मिल जाएगा और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि खुद पुर्तगाल से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शील नागू को। तो अभी भारत सरकार ने जस्टिस शील नागू को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। वे रवि विजय कुमार मलिमत का स्थान लेंगे, जो अभी 23 मई 2024 को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, अगर हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 214 से लेकर 231 तक। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछोगे तो 124 से लेकर 147 तक। ये इसके आर्टिकल, वो उसके आर्टिकल हो गए। अच्छा, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। और सुप्रीम कोर्ट ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32। अच्छा, हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? लीला सेठ है। और हाईकोर्ट की पहली महिला जज पूछोगे तो अन्ना चांडी थी केरल हाईकोर्ट से। बाकी देखो, AS राजीव ये भी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त बने थे, विजिलेंस कमिश्नर बने थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है। बाकी दलजीत सिंह चौधरी अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। तो अजय माणिकराव खानविलकर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अभी नए लोकपाल अध्यक्ष बने थे ये, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा जेठाभाई भारवाड़ को। तो जेठाभाई भारवाड़ ये गुजरात असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर है, यानी कि गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष है। और अभी उनको भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। क्या नाम है? जेठाभाई भारवाड़ इनका नाम है। बाकी नवीन जिंदल अभी भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष बने थे। और नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ऋषभ गांधी को। ऋषभ गांधी, याद रखना, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO ये बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? RM विशाखा की इन्होंने जगह ली है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अच्छा, दिनेश कुमार त्रिपाठी बताए ना, अभी हमारे नए नेवल चीफ बन गए हैं। और विप्रो के CEO बन गए हैं ये श्रीनिवास पल्लिया।
और एसोचैम के नए अध्यक्ष बने संजय नायर। आज लास्ट के 3 क्वेश्चन आप देखेंगे अपॉइंटमेंट से संबंधित थे और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं याद दिला दूं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना एक बार मेरे दोस्त। बाकी क्विज पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो अभी यहाँ पे 23 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहले प्रश्न में पूछा किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता, तो आंसर होगा जेनी एप्रेनबैक, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। और ट्रांसलेटर कौन है, माइकल हॉफमैन। फिर पूछा था अभी दूसरा एआई सुरक्षा सम्मेलन कहां पे हुआ, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, जॉन स्वेलन को। अभी जो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, 3 जीते। और कहां पे हुई थी चैंपियनशिप, बैंकॉक थाईलैंड। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं जिन्होंने नेपाल की तरफ से चढ़ाई की थी, तो आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा बना, तो स्पेन बन गया। आईपीएल के इतिहास में 8000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। सागा दावा त्योहार का मनाया गया सिक्किम में। और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता मैक्स वर्ड्समैन ने। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में एकता भयान ने किस खेल में स्वर्ण जीता, क्लब थ्रो। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो आंसर होगा मरियम नवाज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।